तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक नई मांगा सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम तो मैं आपको नहीं बताने वाला, तब तक नहीं बताऊंगा जब तक आप इस वीडियो में इंटरेस्ट ना ले लो और मज़ा ना आ जाए। और मज़ा तो तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। तब तक मैं आपको मांगा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है अनांता और उसको एक डीमन ने कर्स कर रखा है। डीमन गॉड ने उसको कर्स क्यों कर रखा है? इसलिए ताकि वे विंग्स ऑफ इंकारनेशन को मार सके। और विंग्स ऑफ इंकारनेशन कौन है? आप उसको ऐसे समझिए, वे स्पेशल तरह के बींग्स है जिनके पास दूसरों को पावर्स देने की एबिलिटी है। और हमारा मेन कैरेक्टर अनांता उनसे बदला लेना चाहता है। यहाँ तक कि हमारा मेन कैरेक्टर खुद को ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपने बिजनेस मांगा देखी है तो आप इसको उसका ही एक छोटा वर्जन कह सकते हो। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम चीजें देखेगी, जैसे कि लाशें, मौत, खून खराबा, हड्डियां। ये मांगा सच में एक्शन से भरपूर होने वाली है। बस आप वीडियो में बने रहना। बस बहुत दे दी इन्फॉर्मेशन। इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैं अपने छोटे भाई को भी नहीं देता। अब सीधा बढ़ते हैं मांगा की तरफ। कहानी की शुरुआत में एक बड़ा भेड़ियों का झुंड अपने सामने डीमन गॉड पर हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही भेड़ियों का लीडर उन सभी को ऑर्डर्स देता है तो वे सभी डीमन गॉड पर हमला करने के लिए बढ़ देते हैं। डीमन गॉड के लिए उन सभी भेड़ियों को मारना कुछ मिनट्स का ही खेल था। ये देखकर भेड़ियों के लीडर से रहा नहीं जाता और वे डीमन गॉड पर हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन डीमन गॉड उसके जबड़े को पकड़कर अपने मुंह से उसकी गर्दन के मांस को चबा जाता है। अगले पन्ने में हमें इस वर्ल्ड के कुछ अननोन बींग्स के बारे में बताया जाता है। ऐसे बींग्स जिनके पास मैजिकल एबिलिटी है, उनको इस दुनिया में स्पिरिट बीस्ट कहते हैं। गॉड ने स्पिरिट बीस्ट को ह्यूमन फॉर्म में इस धरती पे भेजा ताकि वे इंसानों के कुछ काम आ सके और इनको इंकारनेशन कहा जाने लगा। उसी सेम वक्त इविल इंकारनेशंस भी थी जिनके पास भयंकर बर्बादी की ताकत है और उनको इंसानों ने नाम दिया डीमंस। अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर अपनी जान बचा के भाग रहा था क्योंकि उसकी टोली को मारकर उनका सामान लूट लिया गया है। अब बस वह भी अपने सामान को बचाकर वहां से भाग रहा था। कोई उस पर अपने क्रॉसबो को टारगेट कर कर उस पे शूट कर देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जिन लोगों ने ये हरकतें की थी वे लोग उस लड़के को मारकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके भी सामान को लूट कर इस जंगल से रवाना होने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज के दिन ये जंगल काफी भयानक लग रहा है। अगर किसी बीस्ट ने उनको देख लिया तो उन लोगों की खैर नहीं समझो। अपने कैंप में वापस जाते वक्त उनको अपने सामने एक भयंकर मंजर दिखता है। तो उनके सामने कई सारे भेड़ियों की लाशें थी और पेड़ भी वहाँ के टूटे हुए थे। ये देखकर उनको लगता है कि दो ग्रुप्स के भेड़ियों में आपस में जंग छिड़ी होगी, लेकिन उनकी टोली के लीडर को ऐसा नहीं लगता। ये काम किसी और का है। एक बंदा टोली के लीडर मार्टिन को अपने सामने स्पिरिट बीस्ट दिखाता है जिसके नीचे एक शख्स बैठा था। इस बड़े से भेड़ियों को देख के लगता है कि ये यहाँ के सभी बुल्स का लीडर होगा, लेकिन ये बंदा कौन है जो कि इसके नीचे बैठा है? क्या ऐसा तो नहीं इसी शख्स ने इस स्पिरिट बीस्ट को मारा हो? लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। देखने से लगता है ये बंदा मरा पड़ा है। इसके सारे यूजफुल आइटम निकालकर वे लोग शहर में बेच देंगे ताकि उनको अच्छा खासा मुनाफा हो। तभी कोई मार्टिन के पैर में काटता है और वह होती है एक रेड कलर की लिजार्ड। मार्टिन दर्द में अपने साथियों को उस छिपकली को मारने के लिए कहता है और एक बंदा अपने जेब से छुरी निकालकर उस लिजार्ड को मारने वाला ही था। तभी उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी से वार आके लगता है जिससे उसका हाथ में ही कट गया था और वह बंदा अपनी जगह से उठकर उसके मुंह पे पंच मार के उसको लिजार्ड से दूर कर देता है और काफी गुस्से के साथ सभी से कहता है, अगर किसी ने भी बिना मेरी परमिशन के मेरे दोस्त को छुआ तो सब मारे जाओगे। लिजार्ड भी मार्टिन के पैर को छोड़कर उस बंदे के पीछे आ जाती है। उस बंदे के इस कारनामे और धमकी को सुनकर सबकी फट चुकी थी। एक बंदा उससे कहता है कि आखिर तुमने अभी ये क्या किया? तुमने हमारी टोली के एक सदस्य को मार दिया है। अनांता उस गंजे की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जिंदा है, लेकिन उनकी टोली का लीडर मार्टिन कि वह इस तरीके की बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेगा और वह अभी के अभी अनांता को सजा देगा। अनांता पीछे वाले हुक से अपनी एक और एक्स निकालकर उन सभी से कहता है, जब तुम लोगों की लाशें कब्र के अंदर दफन की जाएगी तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो कि उस वक्त रोएगा तो मैं तुमसे यही कहूंगा, यहाँ से निकल जाओ। अनांता के ऐसा कहते ही उसके चारों ओर के सभी लोग गुस्से में उस पर हमला करने बढ़ते हैं। अनांता खुद को रेडी करके उन सभी के हाथों को काटकर आगे बढ़ने लगता है। अनांता की इस बेमिसाल फुर्ती और ताकत को देख वे सभी लोग उसको मॉन्स्टर समझने लगते हैं। एक्चुअली मार्टिन अनांता के पीछे था और वह अपनी क्रॉसबो को बाहर निकालकर अपने सभी साथियों को अनांता पे क्रॉसबो से शूट करने बोलता है। फायर की आवाज सुनकर जब अनांता को पता चलता है कि उसके पीछे एरो आ रहे हैं तो वे अपने
अपने दोस्त को अपनी पीठ से उठाकर अपने पास रख लेता है और वह सभी एरोस अनांता की पीठ में जा लगते हैं। उन सभी को लगता है कि अनांता मर गया, लेकिन अनांता के जख्मी हाथों से एक डिमोनिक एनर्जी बाहर आने लगती है और उस एनर्जी से कहे तो उस पावर से कई सारे डिमोनिक मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं और उन सभी से बड़ा और उन सभी से खतरनाक एक ब्लैक ड्रैगन उन सभी के ऊपर से बाहर आता है। अनांता के अंदर से इस भयानक डिमोनिक पावर को देख सभी लोग डर जाते हैं। उनको लगता है कि अनांता किसी डीमन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है, लेकिन अनांता खुद पर काबू कर ट्रांसफॉर्म रिजेक्ट कर देता है और उसके अंदर से बाहर आई डिमोनिक पावर वहाँ से चली जाती है। उस पावर से खुद को कंट्रोल कर अनांता काफी ज्यादा थक चुका था और अनांता की इस बेमिसाल पावर को दूर पेड़ पे बैठा एक शख्स देख लेता है। अनांता के थक जाने पर इस चीज का फायदा उठा के वे लोग अनांता को पकड़ लेते हैं, अपने कबीले में ले आते हैं। इनके कबीले का लीडर अपनी आंखों के सामने देख हैरान होता है, इतने बड़े स्पिरिट बीस्ट को इस अकेले आदमी ने कैसे मार दिया। और अनांता के साथ ही उसका दोस्त लिजार्ड एक पिंजरे के अंदर कैद था। अनांता कबीले के लीडर को उस स्पिरिट बीस्ट की लाश को जलाने के लिए कहता है और ये बात वे दोबारा नहीं कहेगा। अनांता की बात सुनकर मार्टिन उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन कबीले का लीडर मार्टिन को शांत कराकर अनांता से पूछता है कि आखिर उसका नाम क्या है। जब अनांता कबीले के लीडर को अपना नाम बताता है तो कबीले का लीडर एक बार फिर अनांता से पूछता है कि आखिर उसने इस स्पिरिट बीस्ट को क्यों मारा। अनांता बताता है कि मुझे भूख लग रही थी इसलिए मार दिया। ये सुनकर कबीले के लीडर को अपने कानों पे यकीन नहीं होता और मार्टिन अनांता को पागल कहता है और बताता है कि उसने और उसकी टोली ने अपनी आंखों के सामने देखा था ये बंदा एक बड़ा जायंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। अगर लॉर्ड आपको याद हो तो कुछ समय पहले हमें एक अफवाह सुनने को मिली थी कि पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा है। वहाँ के लोगों का मानना था कि ये काम किसी डीमन का है जो कि शरीर पर काबू करके उसको खा जाता है। कबीले का लीडर मार्टिन को शांत करके अनांता की तरफ देखने बोलकर उससे कहता है, भला ये तुमको कहाँ से डीमन लग रहा है। मार्टिन लीडर से कहता है, लॉर्ड जरा इस स्पिरिट बीस्ट की गर्दन पे देखिए, ये घाव किसी जानवर के काटने का है। मानिए या ना मानिए, मुझे ये बंदा एक डीमन लगता है जिसने इंसान की खाल पहन रखी है। मार्टिन की बात सुनकर जब अनांता उस पर हंसता है तो मार्टिन चिल्लाकर उससे कहता है, भला इसमें हंसने की क्या बात है। अनांता मार्टिन से कहता है, अगर मार्टिन की बात सही है तो इस कबीले का यहाँ पर सुरक्षित रहना सिर्फ एक मजाक है। तुमने इस समय ऐसे डीमन को रस्सियों में बांध के रखा है जो कि एक ही बार में स्पिरिट बीस्ट को निगल जाता है। शायद तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। अनांता इससे पहले उन लोगों को कुछ समझा पाता तभी उस बीस्ट की रस्सियां ढीली होने लगती है और जो इस कबीले का लीडर था उसके कंधों पे कई सारा खून टपकने लगता है। जब तक कबीले का लीडर पीछे मुड़कर देखता तब तक वह वुल्फ बीस्ट मार्टिन को भी उठाकर चबा जाता है। अनांता कहता है कि ये किसी नॉर्मल स्पिरिट बीस्ट की लाश नहीं है, होना तो हो कोई डीमन इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर कबीले के अंदर हंगामा मच जाता है क्योंकि कई सारे वुल्फ्स उनके कबीले पर हमला करने पड़ रहे हैं। उन वुल्फ्स के पीछे वेंडिगो था जो कि उनको कंट्रोल कर रहा है। वेंडिगो जैसे ही उनको कबीले के अंदर घुसने का इशारा करता है तो वे सभी भेड़िए एक दूसरे के ऊपर उलांग कर अंदर घुसने लगते हैं और अंदर घुसते ही वहाँ के सभी लोगों को मारकर खाने लगते हैं। तभी कोई मसाल से उस लकड़ी के गेट के ऊपर आग लगाकर सभी भेड़ियों को जला देता है। वेंडी को दूर से देख रहा था कि उस कबीले के अंदर आग लग चुकी है और उसके सारे भेड़ियों को जला दिया गया है। तभी कोई कबीले से स्पिरिट बीस्ट का शव वेंडिगो के पास फेंकता है और अनांता अपनी इविल पावर से खुद को ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करके उस लकड़ी के गेट को तोड़ देता है और वेंडिगो की तरफ आता हुआ अनांता कहता है, झुंड में आए हुए डीमंस के हड्डियां, खून, मांस मैं सब खा जाऊंगा। फिर वेंडिगो उस मरे हुए भेड़िए के सर को कुचलकर अपनी नेचर पावर का इस्तेमाल करता है और जंगल से और बीस्ट निकालकर अनांता पे अटैक करने भेजता है। दो बीस्ट मॉन्स्टर अनांता के सामने उस पर अटैक करने वाले थे, लेकिन अनांता उन दोनों को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। फिर अनांता उन सभी बीस्ट मॉन्स्टर को अपने नुकीले नाखून से मारते हुए वेंडिगो की तरफ बढ़ने लगता है। अनांता को अपने पास आता देख वेंडिगो अपनी नेचर पावर का इस्तेमाल करके अपने साइज को बड़ा करता है। फिर अपने पीठ पे कुछ और स्पाइक्स निकालने के बाद वह दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वह दोनों ही अपने अपने नुकीले नाखूनों से एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे। फिर वेंडिगो अपनी पूरी ताकत लगाकर अनांता के फेस पे वार करता है। फिर तभी ही अनांता वेंडिगो के हाथ को पकड़कर अपनी डिमोनिक पावर को अपने हाथ में कलेक्ट करके उसके ऊपर एक दमदार पंच मारता है। साथ ही में वेंडिगो के हाथ को भी उखाड़ देता है। इस पंच को खाकर वेंडिगो दूर जाके गिरता है। अनांता उसके हाथ को वही फेंक अपने वापस ह्यूमन फॉर्म में आते हुए वेंडिगो की तरफ बढ़ रहा था और अनांता के पंच को खाने के बाद वहाँ पे पड़ा वेंडिगो वहीं पे हार जाता है।
लेकिन उसके शरीर से कुछ बाहर निकल रहा था। ये देखकर अनांता उस चीज को फाड़कर उसमें से एक लड़की को बाहर निकालता है। तो इतनी देर से यही वो पर्सन थी जो कि उससे अब तक लड़ाई कर रही थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, ये पर्सन अनकॉन्शियस है, यानी कि कोई और डीमन इसको कंट्रोल कर रहा है। तभी अनांता देखता है कोई चीज उस पर उड़ते हुए आ रही है और वह अनांता पे वार करता है, जो कि एक वल्चर है। जैसे ही वह वल्चर नीचे उतरता है तो हम देखते हैं अनांता का दायां हाथ जख्मी है और वह उससे पूछता है कि आखिर वह है कौन। तो तुम ही वो डीमन हो जो कि सभी स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही वह वल्चर अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगता है तो हम देखते हैं वह एक बूढ़ा आदमी है। वह अनांता से कहता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुम मेरे सबसे प्रीशियस पपेट को हरा दोगे। जब से तुमने इस जंगल में कदम रखा है मैं तब से तुम्हें देखा जा रहा हूँ। जैसे ही वह नोटिस करता है कि अनांता का उसकी बातों पे ध्यान नहीं है तो वह उस लड़की को अनांता के हाथ से निकाल लेता है। अनांता उससे कहता है, सच बोलूं तो मुझे तुम्हारी इन सब बातों को सुन सुनकर नींद आ रही है। मुझे किसी डीमन के मुंह से कोई बात सुनने की उम्मीद नहीं। चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मौत से सामना कराता हूँ। अनांता की बात सुनकर वह डीमन अपनी ट्रू फॉर्म में आता है और अनांता को अपनी पावर्स के बारे में भी बताता है कि वह किसी भी मरे हुए बॉडी की स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है और अनांता को मारने के बाद अनांता उसका सबसे पावरफुल पपेट बनेगा। फिर वह अपनी पावर को अवेकन करके मरे हुए सभी बुल्स को, यहाँ तक कि कबीले के मरे हुए लोगों को भी कंट्रोल करता है। और जैसे ही सभी बॉडीज अनांता को घेर लेते हैं तो वह सभी डेड बॉडीज को अनांता पे अटैक करने भेजता है। वुल्फ्स अपने पावरफुल जबड़े से अनांता के हाथों को पकड़ लेते हैं और मरे हुए कबीले के लोग अनांता के ऊपर अपना भाला घुसेड़कर उसको वहीं पे पकड़ लेते हैं। जब अनांता उन सभी के हाथों पकड़ा जा चुका है तो वल्चर अपने नुकीले नाखून का इस्तेमाल करके अनांता के सीने पे वार करता है और वार लगने के बाद वह अनांता से एक बार रोने के लिए जरूर कहता है, क्योंकि उसको रोते हुए किसी इंसान को मारने में मजा आता है। अनांता काफी दर्द में उसकी बात को सुनकर हंसने लगता है। फिर वह अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करके अपने आसपास की सभी डेड बॉडीज को साफ कर देता है। अनांता की इस भयानक पावर को देख वल्चर भी हैरान था। होना तो हो, ये पावर सिर्फ ब्लैक ड्रैगन की हो सकती है। जैसे ही उस पावर से ब्लैक ड्रैगन निकलता है तो अनांता खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए उससे कहता है, आखिर क्यों बाकी बीस्ट की तरह तुम चिल्ला नहीं रहे। ये कहकर अनांता अपना बड़ा सा मुंह खोलकर वल्चर के सर को अपने मुंह में दबा लेता है। इस अटैक से वल्चर भी काफी जख्मी था, लेकिन उससे भी भयानक ब्लैक ड्रैगन के अंदर के सारे बीस्ट उस वल्चर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसकी गर्दन को वहीं पे नोच नोच कर निगल जाते हैं। कुछ समय बाद उस लड़की की आंखें खुलती है और जब वे अपने सामने इस भयानक डिमोनिक एनर्जी को देखती है तो ये देख उसको भी हैरानी होती है। अनांता उस लड़की की तरफ देखकर अपनी डिमोनिक पावर को कंट्रोल करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसको बताता है कि अब वह डीमन के कंट्रोल से आजाद है। क्या उसको इसके बारे में कुछ पता है कि वह एक बीस्ट कैसे बनी? उस लड़की को ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन वह अनांता को समझाने की कोशिश करती है कि उसने लास्ट टाइम कुछ चमकते हुए पंख देखे थे। चमकते हुए पंख? ऐसा तो नहीं ये लड़की भी अब? अनांता उस लड़की को समझाता है कि अब वह लड़की विंग्स ऑफ इंकारनेशन की विक्टिम है। विंग्स ऑफ इंकारनेशन? जब वह लड़की अनांता से उसके बारे में पूछती है तो अनांता बताता है कि वह अनांता है, ब्लैक ड्रैगन का डिसेंडेंट और एक सर्वाइवर। साथ ही में मैं वो हूँ जो कि इस दुनिया से डीमंस का खात्मा करेगा, विंग्स ऑफ इंकारनेशंस को मार के। थोड़ी ही देर में सूरज उग जाता है। वह लड़की अनांता की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाती। आखिर ये विंग्स ऑफ इंकारनेशन क्या है? ब्लैक ड्रैगन क्यों उनको मारना चाहता है? मैं कुछ नहीं समझ पा रही और मैं इतनी ज्यादा थकी हुई क्यों हूँ? आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या चल रहा है? ये कहकर वह लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। अनांता कहता है, लगता है मैंने इसको गलत टाइम पे इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि ये वैसे ही मेंटली काफी थकी हुई है। फिर वह उसकी तरफ थोड़ा ध्यान से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने सपने में किसी से डर के भाग रही थी और वह होता है वेंडिगो, जो कि उसका ही इंकारनेशन फॉर्म है। फिर उसका पैर किसी लाश से टकराता है और वह खून की नदी में जा गिरती है और उस खून के अंदर उसको वेंडिगो दिख रहा था और अपने चारों ओर वो लोग जिनको अब तक उन्होंने मारा है। ये सब देखकर वे जोरों से चिल्लाती है, आखिर वे क्या बन गई? ये सब कैसे हुआ? फिर उसको अपने पीछे विंग्स ऑफ इंकारनेशन की रोशनी महसूस होती है और जैसे ही वे उसकी तरफ देखती, विंग्स ऑफ इंकारनेशन उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर उसकी आंखें खुलती है और उसके सामने खड़ी लड़की उससे कहती है, तो आखिरकार तुम सो के उठी गई। मैंने देखा जब तुम सो रही थी तो तुम काफी दर्द में थी। मुझे लगता है तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। फिर उसको अनांता की आवाज आती है जो कि अपने पेट रूबी को बाकी बचा हुआ काम पूरा करने बोलता है। फिर रूबी अपने मुंह से आग निकालकर जो लाशें अनांता ने इकट्ठा करी थी उन सभी को जला देता है। जलती हुई उन लाशों में से जो डीमन था उसकी स्पिरिट जलने लगती है और बाकी की लाशें हेल में जारी होती है। दूर खड़ा अनांता ये सब देख रहा था।
फिर वे खरगोश जैसी दिखने वाली लड़की कहती है जिन मॉन्स्टर्स को डीमन ने कंट्रोल करा था, अब उन सभी को निपटाने के बाद सारा काम खत्म हुआ। उस लड़की की बात सुनकर अनांता काफी गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था और वह लड़की कहती है कि तुमने इस बार भी काफी मेहनत करी। अनांता उसकी गर्दन पकड़कर उससे कहता है, एक इन्फो डीलर होने के नाम पर तुम एक कचड़ा हो। तुम्हारी इस बार की भी इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे अब इस लड़की की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमारी डील अब पूरी हो चुकी है, मुझे मेरी फीस वापस दो। ये कहते हुए अनांता उसको जमीन पर फेंक देता है। वह लड़की उठते हुए अनांता से कहती है कि सच में तुम्हारा गुस्सा काफी ज्यादा खतरनाक है और क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? और वह लड़की अपना नाम नाडिया बताती है। वह लड़की नाडिया से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता अनांता की तरह ही एक और विंग्स ऑफ इनकार्नेशन का विक्टिम होगा। अनांता उसको बकवास करने के लिए मना करता है और वह लड़की अनांता को रूड पर्सन कहते हुए अपनी जेब से एक वॉच निकालती है। वॉच के ट्रिगर को दबाते ही उस जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा खुद जाता है जिसमें अनांता और वे दोनों गिर रहे होते हैं। नाडिया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वे अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक बड़ा विशाल ट्री होता है। फिर रैबिट अपनी हैट पहनते हुए कहती है, एक स्मार्ट खरगोश हमेशा 3 गड्ढे खोदता है। और माफ करना, अब तक मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा। मैं इस कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन नेटवर्क की मेंबर हूँ, रैपिड पॉव, और काफी समय से मैं अनांता के साथ मिलकर काम करती आ रही हूँ। और जिस जगह पे हम लोग हैं ये साउथ की सबसे बड़ी ट्रेडिंग सिटी है। और सामने खड़ा ये जो तुम ट्री देख रही हो ये एक सेक्रेट ट्री है जिसको व्हाइट लोटस ट्री भी कहा जाता है और हमारा मिशन है इस पेड़ के सबसे ऊपर पहुँचना। नाडिया पॉव से चुप होने बोलकर कहती है कि वे काफी ज्यादा एहसानमंद है कि उन्होंने डीमन से उसकी जान बचाई, लेकिन अब वह इस वन साइड की स्टोरी को सुनना नहीं चाहती। वह उनसे तभी ही बात करेगी जब वे उनके सवालों का जवाब देंगे। आखिर अनांता और पॉव उसको इस सिटी पे क्यों लाए हैं? अनांता उसको चुप होने बोलकर अपने पीछे आने के लिए कहता है। वह उसको खुद ही दिखाएगा कि आखिर वह लोग उसको यहाँ पर क्यों लाए हैं। चलते चलते वे किसी टाउन में पहुँचते हैं जहाँ पे नाडिया पॉव से पूछती है कि आखिर अनांता विंग्स ऑफ इनकार्नेशन के पीछे क्यों पड़ा है। अनांता नाडिया की बात को सुन लेता है और उसको बताता है, इसलिए ताकि मैं उन डिस्गस्टिंग बीस्ट को मार सकूं जिनको गॉड ने इस दुनिया में गलती से बना दिया। नाडिया को अनांता की बात समझ में नहीं आती। पॉव नाडिया को समझाती है जैसे कि गॉड ने स्प्लिट बीस्ट को ह्यूमन फॉर्म और पावर दी, वैसे ही उन्होंने विंग्स ऑफ इनकार्नेशन को पावर दी दूसरों को पावर देने की। और जिस तरीके की पावर्स को विंग्स ऑफ इनकार्नेशंस देते हैं उस पावर को समझना मुश्किल है कि वे कोई आशीर्वाद है या फिर श्राप। तभी वे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको पहुँचना था। उन लोगों के साथ वहाँ पर कई सारे गुलाम भी मौजूद होते हैं जो कि वे लोग उन गुलामों को लाए होते हैं। वहाँ पर औरतें, आदमी, यहाँ तक कि बच्चे भी होते हैं। पॉव बताती है कि ये एक स्लेव मार्केट है जो कि हाल ही में काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। हंटर्स उन लोगों का शिकार कर यहाँ पर लाते हैं जो कि अपने देश को छोड़कर यहाँ पर काम के लिए तलाश करते हैं या फिर यही कई आवारा घूमते हैं। और यही नहीं, गुलामों के अलावा यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट भी बेचे जाते हैं। फिर पॉव और अनांता नाडिया को उस जगह से थोड़ा अलग ले जाते हैं जिसे देख नाडिया समझ नहीं पाती इस जगह का आखिर विंग्स ऑफ इनकार्नेशन से क्या रिलेशन है। फिर अनांता नाडिया को लात मारकर उस कमरे के अंदर डाल देता है जहाँ पे नाडिया सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते जमीन पर आ गिरती है। नाडिया देखती है कि वहाँ पर कई सारे लोगों को बांध के रखा है। अनांता नाडिया के सवाल का जवाब देता है कि विंग्स ऑफ इनकार्नेशंस को लिविंग सैक्रिफाइसेस ऑफर की जाती है और ये सारे लोग विंग्स ऑफ इनकार्नेशंस को ऑफर किए जाएंगे सैक्रिफाइसेस के तौर पर। सेक्रेट ट्री के ऊपर इन सभी लोगों को वहाँ पर मार दिया जाएगा और तुम मेरे लिए एक चारा हो विंग्स ऑफ इनकार्नेशन तक पहुँचने के लिए, बिल्कुल इन लोगों की तरह। ये कहते हुए अनांता उस कमरे का गेट लगा लेता है और वे पॉव को यहाँ से अपने साथ चलने के लिए कहता है। नाडिया भागते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर गेट के पास आते हुए कहती है कि इन सभी लोगों की इस हालत का जिम्मेदार तुम लोग ही हो। अनांता नाडिया से कहता है, अगर ऐसा है भी तो तुम कर भी क्या लोगी? नाडिया अनांता पे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कैसे इनोसेंट पीपल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए? क्या ये सब कुछ करके तुम्हें गिल्टी महसूस नहीं हो रहा? नाडिया की बात सुनकर अनांता कहता है, जब तक तुम अपने हाथ को गंदा नहीं करोगे तब तक तुम अपने बदले को पूरा नहीं कर पाओगे। अनांता की बात सुनकर नाडिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी पॉव नाडिया के पास आकर उससे कहती है कि वह उसके कहने का मतलब समझ सकती है। नाडिया बिल्कुल सही कह रही है, इन लोगों को तो खुद को भी नहीं पता आगे चल के इनका इंतजार मौत कर रही है। ये इमेजिन करना भी मुश्किल होगा आखिर वह लोग इन बेचारे लोगों को कैसे मारेंगे। ये सब कुछ सोचकर ही मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। पॉव की ये सारी हरकतें देखकर नाडिया और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए उससे कहती है
क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों का मेरा इस्तेमाल करने दूंगी? आखिर इन सभी बेकसूर लोगों को मारकर तुम लोग भला कैसे खुश रह सकते हो? पो नाडिया को बताती है कि ये बात उसने अनांता से सुनी थी। जब उसको किसी डीमन ने कंट्रोल कर रखा था तो उसने कई सारे लोगों को मार दिया था। क्या तब उसको उन लोगों की जान की जरा भी फिक्र हुई? मैं जानती हूँ कि ये तुमने खुद से नहीं किया, ये काम है तुम्हारे अंदर की राक्षस की, और ये राक्षस विंग्स ऑफ इनकार्नेशन की वजह से तुम्हारे अंदर आया। इस समय नाडिया, तुम्हारा और हमारा दुश्मन सिर्फ एक ही है, जो कि है विंग्स ऑफ इनकार्नेशन। नेक्स्ट सीन में हम अनांता को देखते हैं जो कि एरिना के अंदर फाइट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। तभी वहाँ पर पो आकर अनांता से कहती है कि मेरे हिसाब से तुमने कुछ ज्यादा ही नाडिया से रूड बिहेव किया, जबकि तुम्हारा इस सैक्रिफाइस ऑफर से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम चाहते तो इसको अपने तरीके से कर सकते थे। पो की बात को इग्नोर करके अनांता नाडिया के बारे में पूछता है। पो बताती है कि वे नाडिया को अपने प्लान में शामिल करने में सफल रही। सैक्रिफाइस ऑफर देने के साथ हमारी विंग्स ऑफ इनकार्नेशन से फाइट शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उन सभी ने उन सभी लोगों को सैक्रिफाइस करने की तैयारियां पूरी कर ली है। टेम्पल के अंदर हमारे कुछ जासूस भी है जो कि व्हाइट लोटस ट्री के बैरियर के कारण यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब ये सारी तैयारियां हो जाने के बाद अब तुम एरिना में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तुमने इस एरिना को जीत लिया तो इनाम के तौर पर तुम्हें व्हाइट लोटस ट्री का एक हिस्सा मिलेगा। साथ ही में तुम जल्दी ही विंग्स ऑफ इनकार्नेशन से मिल पाओगे। पो सोचती है ये प्लान काफी ज्यादा थकान भरा होता अगर अनांता इस प्लान को फॉलो ना कर यहाँ पे हमला करना शुरू कर देता, लेकिन इन सब से यहाँ के लोगों का ध्यान हम लोगों पर जल्दी जाएगा। लेकिन एक चीज है जो कि हैरान कर रही है, अनांता डीमन और ह्यूमन के बीच की लाइन को नहीं तोड़ रहा। अनांता एक ऐसा डीमन है जो कि विंग्स ऑफ इनकार्नेशन से सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। उसको किसी भी प्लान और किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अनांता अपनी जगह से खड़ा होकर पो से कहता है कि अभी उसने किसी बीस्ट के दहाड़ने की आवाज सुनी। चलो इसी बहाने विंग्स ऑफ इनकार्नेशन से लड़ने से पहले ये मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। और अब ज्यादा सोचना बंद करो, तुम और रूबी टूर्नामेंट की जाके सीट पे बैठ जाओ और सिर्फ मुझको देखते रहो कैसे मैं बीस्ट को मारता हूँ। यहाँ से हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ वॉरियर्स अपनी सीट की वजह से खुद को डिफेंड कर रहे थे, और जिससे वे खुद को डिफेंड कर रहे थे वह एक स्पिरिट बीस्ट है जो कि उनको देखकर घुर्रा रहा है। उनका लीडर उनको सिर्फ फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए कहता है। तभी वहाँ अनांता आकर एक वॉरियर को पकड़ के उसको नीचे गिरा देता है और उन सभी से कहता है कि वे अकेले ही उससे फाइट करेगा। वह बीस्ट घुर्राते हुए अनांता पे हमला करने बढ़ता है। इससे पहले वे अनांता पे अपना पंजा मार पाता, अनांता उसके हाथ को अपनी कुल्हाड़ियों से काट देता है। ये देख सभी लोग हैरान थे और पो को पता ही था अनांता कुछ ऐसा ही करेगा। उनका लीडर अनांता की तरफ देख सोचता है एक ऐसा ह्यूमन जो कि स्पिरिट बीस्ट से भी ज्यादा ओवर पावरफुल है। फिर अनांता वहाँ से छलांग मारकर स्पिरिट बीस्ट के सर के ऊपर अपनी दोनों एक्स से वार करके उसका सर फाड़ देता है। अनांता के इस कारनामे को देख सभी लोग हैरान थे। वह काफी जोरों से चिल्लाते हुए सेक्रेट ट्री की तरफ देखते हुए कहता है मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ अपना बदला लेने के लिए। यहाँ से हम सेक्रेट ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर टेम्पल के गेट को खोल दिया गया है और सभी सैक्रिफाइसेस ऑफर्स को मंदिर के हेड के पास ले जाया जा रहा है। तभी टेम्पल का हेड उन सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है डरे हुए लोगों अपने डर को इकट्ठा करो और तैयार हो जाओ स्वर्ग की सीढ़ियाँ को चढ़ने के लिए। अब हमें व्हाइट लोटस ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि ये ट्री पावरफुल बैरियर से कवर्ड है, इसलिए इसको सेक्रेट ट्री भी कहा जाता है। इसके पीछे का कारण अननोन है, लेकिन विंग्स ऑफ इनकार्नेशन ने यहाँ पर अपना अड्डा बनाया ताकि उनको सैक्रिफाइस करने के लिए लोग मिल सके। जो भी शख्स सैक्रिफाइस करने के लिए लोगों को लाएगा उनको एरिना में फाइट करने दिया जाएगा स्पिरिट बीस्ट से। जो भी शख्स सभी स्पिरिट बीस्ट को मारकर इस एरिना का विनर बनेगा उसको लोटस ट्री की एक ब्रांच मिलेगी। व्हाइट लोटस ट्री की ब्रांच मिलने के साथ विंग्स ऑफ इनकार्नेशन उनको पावर्स भी देगी, जिससे वह सेक्रेट ट्री का गार्डियन बन जाएगा। हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पे पो नाडिया को अपना प्लान बताती है कि उनका मकसद है व्हाइट लोटस ट्री के बैरियर को तोड़ना, और इसके लिए वे सैक्रिफाइस ऑफर के बहाने वहाँ पे घुसपैठ करेंगे। और इसी चीज के लिए अनांता ने नाडिया को एक सैक्रिफाइस ऑफर बनाया। नाडिया पूछती है आखिर अनांता विंग्स ऑफ इनकार्नेशन से बदला क्यों लेना चाहता है, क्या इसके पीछे उसकी पावर्स का हाथ है? इस चीज को पूरा समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज है जिससे वह इस बात को अच्छे से समझ सकती है। एक तरह से अनांता को विंगेंस का इनकारनेट कहा जाता है। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। अब प्रेजेंट में सेक्रेट ट्री का ऑनर सभी लोगों से कहता है कि वे डरना बंद करें, वे अपने सर को उठाकर मोक्ष को पाने की तैयारी करें। उसकी बात सुनकर सभी लोग डरकर गॉड से दुआ करते हैं कि काश गॉड उनको बचा ले। वह सभी से कहता है कि वे एक ऐसा संत है जो कि उनके सभी भ्रम को दूर करके उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा। व्हाइट लोटस ट्री के सेक्रेट ऑनर विंग्स ऑफ इनकारनेशन जो अंधेरे में जगमगाते हैं, मैं हूँ बाल्जाक इल्जिनी, हमारे लॉर्ड तुम्हारे इस ऑफर को खुशी से स्वीकार करेंगे।
अब सारे मोह माया को छोड़कर खुद को शांति के क्षेत्र में प्रवेश करने दो। अपने इस शरीर को विंग्स ऑफ इंकारनेशन के हवाले कर दो। उसकी बात सुनकर एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पर उसके साथ उसकी इनोसेंट बहन भी है, अगर आप चाहो तो हमारी बहन को छोड़ दो। उसकी बात सुन बाल्जाक अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि तुम खूबसूरत लोगों का दिल काफी ज्यादा नेक है, तुम लोग अपनी इच्छाओं को काफी जल्दी दिखाते हो। उस लड़की को लगता है कि बाल्जाक ने उसकी बात को सुन ली और वे काफी खुशी के साथ बाल्जाक को थैंक यू कहती है। और तभी ही कोई हमला आकर उसके सर को वहीं पे फाड़ देता है। अपनी बड़ी बहन की यह हालत देख उसकी छोटी बहन डर जाती है और साथ ही में वहाँ पे जितने भी लोग थे वे लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। बाल्जाक अपनी कुर्सी में बैठ बोलता है कि मौत सबके लिए बराबर है। तुम्हारी ये बड़ी बहन भय में जी रही थी, अब इसको आखिरकार आजादी मिल चुकी है। बिना मोह माया में नील होते हुए वे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेगी पूरे जन्म लेके। बाल्जाक के ऑर्डर देने पर सभी गार्डियंस अपनी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं लोगों को मारने के लिए, लेकिन नाडिया वेंडिगो की पावर का इस्तेमाल करके सभी गार्डियंस को रोक देती है। वह बाल्जाक से कहती है कि वे कोई संत नहीं है, वे एक खूनी दरिंदा है। बाल्जाक को भी ये देखकर हैरानी थी कि इंसानों के बीच में एक इंकारनेशन मौजूद है। वेंडिगो की पावर नाडिया पे हावी हो रही है और वह बस वेंडिगो में ट्रांसफॉर्म होने वाली ही थी, तभी वह डरे हुए लोगों की तरफ देखती है जहाँ पे उसकी परछाई में वेंडिगो मौजूद था और उसको पॉ की बात याद आती है कि उसने इंसानों को खुद से नहीं मारा, जिसने मारा उसके अंदर के शैतान ने। तभी कोई नाडिया से कहता है कि डरो मत, लड़ती रहो। और जैसे ही नाडिया अपने पीछे देखती है तो ये बात किसी बच्चे ने कही थी जो कि उस लड़की को संभाल रहा होता है जिसकी बड़ी बहन मारी गई है। उस लड़के को देखकर नाडिया खुद को संभालते हुए अपनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने की कोशिश करती है और वह जमीन से जड़ निकालकर सभी गार्डियंस को वहाँ पर पकड़ लेती है और लोगों को बचाने के लिए लकड़ी का सुरक्षा कवच बना लेती है। अपनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के बाद अब वह यहाँ के सभी लोगों को बाल्जाक से बचाई। तभी उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक आके लगता है जिससे नाडिया अपनी पावर्स की मदद से खुद को डिफेंड कर लेती है। नाडिया पर हमला करने के बाद बाल्जाक अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ये ना समझी बातें कर कर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा कर इन लोगों को बचा लोगी? तुम एक बिना नाम की इंकारनेशन हो जिसको उसके बीस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। खुद को उस अटैक से बचाने के बाद नाडिया कहती है कि मेरे पास एक ताकतवर नाम है जो कि है नाडिया और मैं हूँ इंकारनेशन ऑफ नेचर। उसकी बात सुनकर बाल्जाक जोर जोर से हंसते हुए उसको एक बेवकूफ महिला कहता है। फिर नाडिया अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल अटैक बनाती है और बाल्जाक के ऊपर थ्रो कर देती है। उसके अटैक को अपनी तरफ आता देख बाल्जाक हंसते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जो कि मेरे को इल्यूमिनाटी जैसी लग रही है। वहीं एरिना से दूर व्हाइट लोटस ट्री में लोगों को कुछ अजीब लग रहा है। आज से पहले व्हाइट लोटस ट्री में इतनी तबाही की आवाज कभी नहीं आई। वहीं पे खड़ा अनांता समझ जाता है कि लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। नाडिया अपने सामने देख हैरान थी। बाल्जाक ने उसके सबसे ताकतवर अटैक को सिर्फ एक सिंगल अटैक से ही खत्म कर दिया। अभी जो इसने ये अटैक किया उसके बाकी के अटैक से काफी ज्यादा ताकतवर था। बाल्जाक नाडिया को कहता है कि नाडिया ने उसके सारे रिचुअल को खराब कर दिया और उसके चुटकी बजाते ही छत पे टंगे एक बड़े से पिंजरे से एक बीस्ट आकर नीचे गिरता है और वे मॉन्स्टर अपने बड़े से शरीर के साथ नाडिया के सामने खड़ा था। तभी वे बच्चा नाडिया को उसके अटैक से बचने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मॉन्स्टर के बॉडी का एक पार्ट नाडिया के पेट में जाके लगता है। बाल्जाक मॉन्स्टर से कहता है कि हमारे लॉर्ड के खातिर हमारे रिचुअल की रक्षा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और हम उस मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो कि एक बड़ा सा डीमन बीस्ट है। वहीं पर एरिना में अनांता ने सभी स्पिरिट बीस्ट को मार दिया था और आखिरी बचा स्पिरिट बीस्ट व्हाइट टाइगर। अनांता बस उसको मारने ही वाला है, लेकिन इसको मारते समय अनांता झिझक रहा है क्योंकि वह उसका वो दोस्त है जिससे वह हमेशा बातें करता था। भले ही व्हाइट टाइगर को अनांता से कितनी ही नफरत हो रही हो, लेकिन अनांता अपने बदले को पूरा करने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। ये कहने के बाद अनांता उस आखिरी स्पिरिट बीस्ट को भी मार देता है। वही खड़े वॉरियर्स अनांता को देख बातें करते हैं कि उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस एरिना में सब कुछ तो अनांता ने ही कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि इस एरिना का विनर अनांता है। प्लान के अकॉर्डिंग अनांता ने व्हाइट लोटस ट्री के ब्रांच को हासिल कर लिया। वहीं पे खड़ा अनांता उसको अपनी ही जीत पर अफसोस था। तभी अनाउंस होता है कि इस एरिना के विनर को डिसाइड कर लिया गया है। व्हाइट लोटस ट्री के गार्डियंस आकर उसको विनर घोषित करने के बाद व्हाइट लोटस ट्री का ब्रांच देंगे। बर्नहार्ड कहता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, भले ही मैं जीतूं या अनांता, आखिरकार हमने व्हाइट लोटस ट्री के ब्रांच को हासिल कर लिया और अब अनांता व्हाइट लोटस ट्री के टेंपल में जा सकता है। व्हाइट लोटस ट्री की ब्रांच हासिल करने के बाद अनांता काफी रेंज के साथ उसको देख रहा होता है क्योंकि उसको पता है इस चीज को हासिल करने के लिए अपना एक कीमती दोस्त खोया है। वही टेंपल पे नाडिया के पेट में स्पाइक लगने के बाद नाडिया काफी दर्द में थी
थी। वहीं बाल्जाक नाडिया से कहता है कि तुम इतनी पावरफुल नहीं हुई हो जो कि तुम सभी सैक्रिफाइसेस पीपल को बचा लो। जरा इन लोगों की तरफ देखो, कितने ज्यादा डरे हुए हैं ये। मानो या ना मानो, मैं ही वो संत हूँ जो कि उनको इनके डर से आजाद करेगा। नाडिया एक बार फिर से बाल्जाक को कहती है कि वे कोई संत नहीं, वे एक डीमन है जो कि मौत और डर को फैलाता है। नाडिया की बात सुनने के बाद बाल्जाक उसको समझाता है सच्ची शांति शुरुआत से डर से ही शुरू होती है। और ये कहने के बाद वह उस शील्ड की जमीन से वाइंड निकालता है और उस शील्ड के अंदर बचे सभी लोगों को उसी समय नाडिया के सामने मार देता है और उन्हीं वाइंड्स को अपने ही मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के बाद कहता है शाइनिंग विंग्स हमेशा सच्ची शांति के लिए ही बने हैं। व्हाइट लोटस ट्री की वाइंड्स का इस्तेमाल करके जिन लोगों पे उसने वार किया, वह वाइंड्स उन लोगों की स्पिरिट को निकाल रही थी जिसमें डर और नफरत भरी हुई है। उन सभी मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके बाल्जाक अपनी पावर्स को बढ़ाता है। उन लोगों की बॉडी से स्पिरिट्स निचोड़ने के बाद वह अपनी गार्डियंस की भी स्पिरिट्स को हासिल कर रहा है। बाल्जाक का मानना है कि वे एक ऐसा संत है जो कि लोगों के अंदर से डर और चिंताएं भावना निकाल कर उनको मोक्ष प्राप्त करवाता है। और मौत तो ऐसी चीज है जो कि हर किसी की जिंदगी में आनी है, यही लाइफ ऑफ सर्कल है। ये लोग दोबारा से पुण्य जन्म लेंगे और व्हाइट लोटस ट्री की फिर से हिफाजत करेंगे। फिर हम देखते हैं उन सभी लोगों की स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करके वह बीस्ट और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। इससे पहले नाडिया बाल्जाक से पूछती कि उसने आज तक कितने लोगों को मारा है, उससे पहले ही बाल्जाक उसको पेड़ों के वाइंड से जकड़ लेता है। बाल्जाक नाडिया के सवाल का जवाब देता है कि उसने अनगिनत लोगों की जाने ली है। और जहाँ बात आती है तुम्हारी, तुम तो मेरे रास्ते का काटा हो, बताओ तुम्हारे आखिरी शब्द क्या है। तभी टेम्पल का गेट खुलकर बाल्जाक के ऊपर एक चीज लगने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बाल्जाक उस पे हमला करके उसको अपने पास आने से रोक देता है। और हम देखते हैं वह चीज होती है टेम्पल के गार्डियन का सर। ये सर तो सिर्फ एक चकमा देने का तरीका था, असल में अनांता उछलकर सेक्रेट ट्री के ब्रांच को बाल्जाक की आंखों में घुसेड़ देता है। अनांता नाडिया से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो कि तुम जिंदा बच गई। बाल्जाक ये देख के हैरान था, अनांता के पास व्हाइट लोटस ट्री का एक ब्रांच का हिस्सा है, इसका मतलब वह एरिना का विनर है। बाल्जाक ने ऐसा कभी नहीं सोचा था एक अकेला बंदा व्हाइट लोटस ट्री के सभी गार्डियंस को मारकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। बाल्जाक वो बंदा नहीं है जिसकी अनांता को तलाश है। वह नाडिया से पूछता है आखिर विंग्स ऑफ इनकार्नेशन कहाँ है और इस तरीके से उसको किसने जकड़ा। बाल्जाक काफी गुस्से के साथ कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिचुअल को खराब करने की और मेरे महान योद्धाओं गार्डियंस को मारने की, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बिना तहजील के साथ विंग्स ऑफ इनकार्नेशन का नाम लेने की। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली ताकत क्या है। ये कहते हुए बाल्जाक खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा था बीस्ट में। तभी अनांता बाल्जाक से कहता है तुम बस्टर्ड कहीं के, तुम विंग्स ऑफ इनकार्नेशन नहीं हो जिसकी मेरे को तलाश है। और बाकी बचे गार्डियंस अनांता के प्लान में शामिल हुए वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। एक गार्डियन बर्नहर्ड के सर पर हमला करके उसके सर के हेलमेट को गिरा देता है और बर्नहर्ड उस गार्डियन के वहीं पे 2 टुकड़े कर देता है। अपने सभी साथियों को गार्डियंस को मारने बोलकर बर्नहर्ड सोचता है सिर्फ एरिना का विनर ही व्हाइट लोटस ब्रांच के साथ टेम्पल के अंदर घुस सकता है क्योंकि उसका बैरियर काफी ज्यादा शक्तिशाली है। प्लान के अकॉर्डिंग व्हाइट लोटस ट्री के ब्रांच के साथ अनांता टेम्पल के अंदर है और मुझे देरी नहीं करनी चाहिए वरना अनांता बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन बर्नहर्ड देखता है सभी टेम्पल के गार्डियंस को मारकर अनांता तो पहले ही अंदर घुस चुका है, जिसे देखकर बर्नहर्ड के भी तोते उड़ जाते हैं। नाडिया भी अनांता की बात सुनकर हैरान थी कि बाल्जाक विंग्स ऑफ इनकार्नेशन नहीं है और वही बाल्जाक सिर्फ अपनी आधी फॉर्म में है। अनांता नाडिया को समझाता है तुम्हें क्या लगता है विंग्स ऑफ इनकार्नेशन को इतना ग्रेट नेम क्यों दिया गया होगा? ये सारी फालतू की रिचुअल करने के लिए विंग्स ऑफ इनकार्नेशन का सिंबल है 3 वाइट विंग्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। ये बेवकूफ विंग्स ऑफ इनकार्नेशन कभी नहीं हो सकता, इसके पास तो ढंग से विंग्स भी नहीं आए। हैरानी की बात तो ये है कि ये खुद को ढंग से ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पाया। भला ये क्या विंग्स ऑफ इनकार्नेशन होगा? ये कुछ नहीं बस बड़ी बड़ी बकवास करने वाला एक कचड़ा है। तभी कुछ गार्डियंस अनांता की तरफ हमला करने आते हैं। अनांता अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके सबसे पहले नाडिया को छुड़ाता है और उसको इस जगह से निकलने बोलता है। नाडिया देखती है उसके सामने अभी भी 2 बच्चे जिंदा है और उनको बचाने के लिए वह तुरंत ही भागती है और अनांता वहाँ के सभी गार्डियंस को मार रहा होता है। ये देखकर उस बीस्ट से रहा नहीं जाता और वह अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अपने मुंह के अंदर के स्पाइक से उन सभी पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं नाडिया सुरक्षित थी जिसको अनांता ने टेम्पल की दीवार को उखाड़ कर बचा लिया है और इस समय वह खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर चुका है। फिर अनांता काफी तेजी के साथ उस बीस्ट पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बाल्जाक अनांता के ऊपर अटैक करके उस बीस्ट को बचा लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर बीस्ट अनांता पे अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले ही अनांता वहाँ से हटकर बच जाता है।
और फिर अपनी डिमोनिक एनर्जी को कलेक्ट करके उस बीस्ट के चेहरे पे मारकर उसका सर वहीं पे फाड़ देता है। लेकिन तभी ही अनांता के पीछे से उसके ऊपर हमला होता है, जो कि और किसी ने नहीं बालजाक ने मारा है। बालजाक ने कभी नहीं सोचा था कि अनांता इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि वे उसके फुल पावर स्पिरिट बीस्ट को भी हरा देगा। और इस समय बालजाक भी अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है। फिर बालजाक अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करके अनांता पे हमला करने ही वाला था, लेकिन अनांता बालजाक के हाथ को पकड़ उसके सर को निगलने पड़ता ही है। तभी बालजाक अपने पैरों का इस्तेमाल करके अनांता से अपने सर को बचा लेता है। लेकिन यहीं पर अनांता नहीं रुकता, वह अपने फिस्ट को चार्ज करके बालजाक पे फिर से हमला करता है, जिससे बालजाक खुद को फिर बचा लेता है। इस समय अनांता काफी गुस्से में अपने दोनों हाथों को चार्ज करके बालजाक पे अटैक करने बढ़ता, जिससे बालजाक खुद को सिर्फ बचा ही रहा होता है। लेकिन उसके लिए भी इतनी देरी तक अनांता के इतने सारे अटैक से खुद को बचाना मुश्किल था। तभी ही वह एक लंबी छलांग मारता है और बालजाक पर हमला करने के लिए अनांता भी उसकी तरफ बढ़ता है। और बस क्या, अनांता फंस गया बालजाक के जाल में। वे अपने पैरों का इस्तेमाल करके अनांता के बाएं हाथ को काट देता है, लेकिन अनांता काफी रेंज के साथ फिर से अपने बाएं हाथ को रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर बालजाक भी सोच में पड़ गया था, आखिर इस बीस्ट की रीजनरेट एबिलिटी इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है। फिर अनांता अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके बालजाक के ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक करता है। अनांता के अटैक से खुद को बचाने के लिए बालजाक निकाल लेता है ट्री के कुछ वाउंड्स खुद को बचाने के लिए, लेकिन वह अटैक उन ट्रीज को भी काट कर बालजाक के वहीं पे 2 टुकड़े कर देता है। बालजाक दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिरकर अनांता से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तभी वही मरा हुआ मॉन्स्टर अनांता के पीछे उसके ऊपर अपने स्पाइक से हमला करता है, जिससे वहां से हटकर अनांता खुद को बचा लेता है। और जो गर्दन अनांता ने उस मॉन्स्टर की फाड़ी थी, उसमें से बालजाक निकलते हुए कहता है, तुम स्पिरिट्स के डर को नहीं जानते हो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों के बीच में ताकत को लेके कितना ज्यादा डिफरेंस है। और फिर अनांता अपने नुकीले पंजों से फिर एक बार बालजाक पे हमला करने बढ़ता है। वहीं बाहर सेक्रेटरी के बैरियर में धीरे धीरे करके क्रैक पड़ रहा है और कोई उस बैरियर को तोड़कर उसके अंदर आ जाता है। वह देखता है कि सेक्रेटरी के ऊपर अनांता और बालजाक फाइट कर रहे हैं। वही बालजाक अनांता पे हमला कर उसको अपने से दूर करा देता है, लेकिन अनांता काफी तेजी से बालजाक पे अटैक करने में सक्सेस हो जाता है। बालजाक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सेक्रेटरी के वाइंड से अनांता के पैरों को पकड़ लेता है और उस मॉन्स्टर के मुंह खोलते ही उसके अंदर से कई सारे स्पाइक्स आते हैं। बालजाक अनांता से कहता है कि मैं तुम्हें मार कर तुम्हें यही खा जाऊंगा। ये कहते हुए वह अनांता के ऊपर अपने स्पाइक्स से हमला कर देता है और वह सारे स्पाइक्स उस जगह पे जा लगते हैं। नाडिया चिल्लाते हुए अनांता का नाम पुकारती है और वही अनांता बालजाक के अटैक से बच चुका है और वह काफी तेजी के साथ बालजाक के पास आकर उस पर अपनी डिमोनिक पावर से कई सारे पंचेस मारता है। अनांता को रोकने के लिए बालजाक उस पर अटैक कर अनांता को खुद से दूर कर देता है। ये सारे पंचेस खाकर बालजाक की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जैसे ही अनांता जमीन पर उतरता है तो बालजाक अपने सामने देख हैरान हो जाता है, क्योंकि वह अपने सामने अपनी फॉर्म को चेंज होते हुए देखता है। इस चीज को नाडिया ने भी नोटिस किया था जब बालजाक ने अनांता के दोनों पैरों को पकड़ रखे थे। तो अनांता अपने पैरों को काटकर उन स्पाइक से खुद को बचा लेता है और जो उसके दोनों पैर कट गए थे वे वापस रीजनरेट होते हैं ड्रैगन फॉर्म में। वही बालजाक सोचता है जो अनांता की स्पीड है वह उसकी सोच से भी ज्यादा है। ना केवल उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है, उसके पास रीजनरेट की भी एबिलिटी है और अनांता की इन्हीं एबिलिटी की वजह से बालजाक को काफी ज्यादा खतरा है। उसे वक्त ना बर्बाद करके एक मौका ढूंढकर अनांता को यहीं पर कुचलना होगा। और बालजाक के हाथ उठाते ही टेम्पल पर अर्थक्वेक आने लगता है और जमीन से कई सारे वाउंड्स निकलकर अनांता को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनांता उन सभी से बचकर भागने लगता है। वही अनांता सोचता है कि मैं चाहे कितने भी उस पर अटैक कर लूं, वह खुद को रिकवर कर ही लेता है। ये शायद व्हाइट लोटस ट्री के ब्रांच की वजह से है। इसके अलावा मेरे पास इस लड़ाई को लंबे समय तक टिकाने का समय नहीं, क्योंकि ये डिमोनिक एनर्जी मुझ पर धीरे धीरे करके काबू पा रही है। और तभी अनांता टेम्पल की छत पे उन सभी सैक्रिफाइसेस लोगों की लाशें देखता है तो उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। वह एक लंबी छलांग मार के अपनी पूरी ताकत लगाकर बालजाक की ऊपर वाली छत पर पंच मार देता है, जिससे वह छत टूटकर बालजाक के ऊपर गिरने लगती है और बालजाक मौका ना गवा के अनांता को पकड़ लेता है। बालजाक अनांता को समझाता है कि अगर उसका ये प्लान था कि वह छत को तोड़कर उसको कुचलने की सोचेगा तो ये फेल हो चुका है, या फिर अनांता कोई बेवकूफ भरा स्टंट मारने की सोच रहा था। अनांता बालजाक से पूछता है, अब तक तुमने कितने लोगों की जानें ली है? बालजाक बताता है कि उसने अनगिनत लोगों की जानें ली है, इतनी कि उसको खुद को भी याद नहीं कि उसने कितने लोगों को मार दिया है। और फिर अनांता की बॉडी से पर्पल कलर की ऑरा रिलीज होती है, जिसमें उसके 2 विंग्स रीजनरेट होते हैं। अनांता कहता है, तुमने इतने लोगों को मारा है कि तुम डेथ ऑफ वेट के वजन में दब चुके हो।
अब बारी है उन स्पिरिट्स की जो अब तुम्हारा शिकार करेंगे। अनांता की ये पावर उस वल्चर की पावर है जो कि स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता है और उसको अनांता ने मारकर खा गया था। तभी जो अनांता ने बालजाक के ऊपर वाली छत तोड़ी थी उसमें से कई सारी स्पिरिट्स बालजाक के ऊपर गिरने लगती है। वह सभी स्पिरिट्स बालजाक को नोच नोच के खा रही थी और बालजाक पूरी तरीके से चिल्ला रहा था। ये वो सारी स्पिरिट्स है जिनको अब तक बालजाक ने मारा था। ये स्पिरिट्स इतनी ज्यादा है जिसमें बालजाक पूरी तरीके से घेर चुका है। उन स्पिरिट्स को देखकर पता लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। बालजाक ने इतने ही लोगों को मारा है। बालजाक दर्द के मारे चिल्लाते हुए नाडिया की तरफ भाग रहा है अपने आखिरी रिचुअल को निभाने के लिए। लेकिन इससे पहले एक चमकती हुई रोशनी बालजाक के ऊपर आके गिरती है और हम देखते हैं ये चमकती रोशनी उस शख्स की है जो सेक्रेट ट्री के बैरियर को तोड़कर यहाँ पे पहुंचा है। वे नाडिया की तरफ देखते हुए अपने सर को झुकाते हुए कहता है, क्या आपने अपनी जर्नी को एंजॉय किया? उसकी बात सुनकर नाडिया काफी कंफ्यूज थी और तभी जिस लड़की की उसने जान बचाई वे लड़का खड़ा होते हुए कहता है, इस जगह पे तुम्हारा स्वागत है बीरॉन। और धीरे धीरे करके उसकी एज बड़े होने लगती है और हम देखते हैं वही है विंग्स ऑफ इनकार्नेशन। वहीं दूसरी तरफ पॉ अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करती है कि व्हाइट लोटस ट्री के ऊपर एक दरार दिखी है। अगर इस समय लॉर्ड अनांता टेंपल के अंदर घुस चुके हैं तो उन्होंने दुश्मन के साथ लड़ाई करना शुरू भी कर दिया होगा। लेकिन जो बात हैरानी की है, जो विंग्स ऑफ इनकार्नेशन की सेवा करता है वह शख्स यहाँ पर आ चुका है। यानी कि इसका मतलब है विंग्स ऑफ इनकार्नेशन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वही टेंपल में विंग्स ऑफ इनकार्नेशन अपनी एक्चुअल एज में आ चुका है। पता नहीं कैसे जैसे ही विंग्स ऑफ इनकार्नेशन अपनी एज में आया तो नाडिया के दिल में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वही जमीन पर पड़ा बालजाक अपने सामने विंग्स ऑफ इनकार्नेशन को देखता है तो वह उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग्स ऑफ इनकार्नेट कहता है, क्या तुम मुझे भूल गए हो? बालजाक कहता है कि मैं ऐसे शख्स को कैसे भूल सकता हूँ जिसने अपने ही वफादार सर्वेंट को मार दिया था। विंग्स ऑफ इनकार्नेट कहता है कि जो मैंने पहले तुम्हारे विंग्स लिए थे इसकी पीछे की वजह यह है कि तुमने काफी ज्यादा दरिंदगी मचा रखी थी। विंग्स एक डिवाइन पावर होती है और ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो आसमान में उड़ने लायक हो। लेकिन अभी भी बालजाक को विंग्स ऑफ इनकार्नेट की बात सिर्फ बकवास ही लग रही है। उसने हजारों सैकड़ों लोगों की जानें ली अपने इस शरीर को बनाने के लिए जिसे विंग्स ऑफ इनकार्नेट ने खत्म कर दिया था। तो वो शख्स सिर्फ वही है जिसने जैसे तैसे अपने विंग्स को फिर से रीजनरेट किया। बालजाक के ऊपर अपना हाथ रखते हुए विंग्स ऑफ इनकार्नेशन उसको बेवकूफ कहते हुए हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और वही लाशों के ढेर के अंदर अनांता छुपा अपने सामने विंग्स ऑफ इनकार्नेशन को देखता है। वह अपने पास्ट में याद करता है जहाँ पे विंग्स ऑफ इनकार्नेट ने अनांता से कहा था कि ये उसका सपना है कि वह ऐसे खूबसूरत नज़ारे को इस दुनिया से कनेक्ट करे जो कि गॉड के पास है। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपने सपने को हासिल न कर ले और इस सब में पूरी दुनिया उसको रोकने की कोशिश करेगी। और ये बात वह अनांता से तब कहता है जब अनांता छोटा था। वही अब अनांता का कबीला जलकर खत्म हो चुका है और साथ ही में वहाँ के लोग भी। और उसकी बड़ी बहन जिससे हमेशा कहती थी अपने सफर में हमेशा सुरक्षित रहना, वह भी उन आग की चपेट में आकर जल चुकी है। और ये सब याद कर अनांता को काफी जोर से गुस्सा आता है। वीरोन कहता है व्हाइट लोटस ट्री जिसका नाम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये पेड़ तो कुछ है ही नहीं, लगता है इस बार भी आपकी इच्छा खा ली गई। विंग्स ऑफ इनकार्नेशन उस मॉन्स्टर की बॉडी से ब्रांच निकालते हुए कहता है कि ये ब्रांच हमारे डिवाइन ट्री के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन तब भी है तो ये बस एक बकवास नकल ही जिसको कंपेयर हमारे डिवाइन ट्री से नहीं किया जा सकता। और तभी उसकी नजर नाडिया की तरफ जाती है जहाँ पे उसके दिल में काफी ज्यादा जोर से दर्द हो रहा है। वह अपने विंग्स निकालते हुए कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और तभी उन लाशों के ढेर से बाहर आकर अनांता काफी गुस्से में विंग्स ऑफ इनकार्नेशन के ऊपर हमला कर देता है। और तभी अनांता के अटैक के सामने आकर बीहॉर्न विंग्स ऑफ इनकार्नेशन को बचा लेता है। आखिरकार उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढूंढ लिया और वह किसी ड्रैगन की तरह चिल्लाते हुए विंग्स ऑफ इनकार्नेशन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन बीहॉर्न ऐसा उसको नहीं करने देता। वह उसके चेहरे पे मारकर अनांता के चेहरे को वहीं फाड़ देता है। लेकिन अनांता भी जिद्दी है, वह अपने चेहरे को फिर से हील कर रहा था। ये देखकर बीहॉर्न अनांता से उसका नाम पूछता है, लेकिन उसको सिर्फ अनांता की गुस्से में घुर्राने की आवाज आती है और बीहॉर्न समझ जाता है कि बात करने का कोई फायदा नहीं। और दोनों ही अपने अपने पंच को चार्ज करके एक दूसरे के ऊपर पंच कर देते हैं। और दूसरी तरफ विंग्स ऑफ इनकार्नेशन नाडिया की तरफ देखते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। लेकिन तभी वहाँ बर्नहर्ड आकर उसको नाडिया से दूर हटा देता है। बर्नहर्ड के हमले से बचते हुए विंग्स ऑफ इनकार्नेशन उससे कहता है, बर्नहर्ड तुम कभी हार नहीं मानोगे। जब बर्नहर्ड की नजर अनांता पे जाती है तो वह किसी डीमन की तरह इस समय फाइट कर रहा है। अनांता काफी गुस्से के साथ कहता है कि मैं उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा
जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सभी को मार दूंगा। और बीहॉन देखता है कि अनांता की पावर इस समय कुछ अलग ही रिएक्ट कर रही है और वह इसके ऊपर लात मारकर अपने से दूर कर देता है। उसके हाथ इस समय और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और उसकी बॉडी से विंग्स निकलते हैं ड्रैगन की तरह। इस समय अनांता काबू के बाहर है, उसकी पावर्स ने उस पर पूरा कंट्रोल पा लिया है और वह किसी ड्रैगन की तरह चिल्लाने लगता है। और अनांता की आवाज सुनकर सभी लोग हैरान थे। विंग्स ऑफ इनकार्नेशन कहता है, ये आवाज, ये चेहरा, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, ब्लैक ड्रैगन आसीदागा। और हम देखते हैं इस समय अनांता पूरी तरीके से ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इस समय अनांता अपने दिमाग के अंदर है। वह देखता है कि वह किसी जगह पर आया हुआ है जो जगह उसको ठीक नहीं लगती और वह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। फिर अनांता को आवाज आती है ब्लैक ड्रैगन की, जो कि उससे कहता है, याद करो तुमने अपने इस बदले के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। अनांता ड्रैगन को अपने सामने देख पहचान जाता है, ये तो ब्लैक ड्रैगन आजीदागा है। ब्लैक ड्रैगन अनांता से कहता है, कर्स्ड मॉर्टल, अगर तुम अपने इस गुस्से को सहकर हमेशा रोते रहोगे तो तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं बाहर ब्लैक ड्रैगन बीहॉन पे हमला करता है, जिससे बीहॉन बचकर अनांता से कहता है, इस इंसान ने अपनी पावर्स पर अपना कंट्रोल खो दिया है, अब ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। फिर अनांता अपने मुंह से फ्लेम निकालकर बीहॉन के ऊपर हमला करता है और बीहॉन भी अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अनांता के ऊपर अटैक करता है। उन दोनों की ही अटैक के प्रेशर से उस जगह पर और भी ज्यादा तबाही फैलने लगती है और विंग्स ऑफ इनकार्नेशन अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाते हुए कहता है, भले ही तुम एक ताकतवर चिंगारी क्यों न बन जाओ, लेकिन तुम रहोगे तो सिर्फ एक निकाला गया शख्स ही। और वह बर्नहार्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि भले ही बर्नहार्ड उसका दुश्मन बन चुका है, लेकिन वह तारीफ के आज भी लायक है। बर्नहार्ड सोचता है कि उसके साथियों को यहाँ पर पहुँचने में समय लग जाएगा और उसके पास इतना समय नहीं जो कि वह उनका इंतजार करे, और वह अकेला ही विंग्स ऑफ इनकार्नेशन के ऊपर टूट पड़ता है। वह हमेशा फाइट करेगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। ये कहते हुए बर्नहार्ड अपने वेपन से विंग्स ऑफ इनकार्नेशन के ऊपर हमला करता है, लेकिन विंग्स ऑफ इनकार्नेशन काफी तेजी के साथ उसके सीने को चीरकर उसके पीछे गुजर जाता है। अपने वेपन को छोड़कर बर्नहार्ड अपनी स्पिरिट बीस्ट फॉर्म में आने ही वाला था, लेकिन इससे पहले विंग्स ऑफ इनकार्नेशन उसके सीने पे वार करके उसको वहीं पर खत्म कर देता है। फिर विंग्स ऑफ इनकार्नेशन नाडिया से कहता है कि तुमने अपने डर को खुद से हराया है, तुम दूसरों की तुलना में काफी ज्यादा अलग हो। फिर नाडिया याद करती है कि उसने ये शाइनिंग विंग्स कहाँ देखे थे, तभी उसको अपना सपना याद आता है जहाँ पे उसने विंग्स ऑफ इनकार्नेशन को देखा था। विंग्स ऑफ इनकार्नेशन कहता है कि हमारा ब्रांच तुम्हारी तरफ देखने पर अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, इसका मतलब है कि हमारे ग्रेट डिवाइन ट्री ने तुम्हें अपने वैसल के रूप में चूज करा है। नाडी उसकी बात कुछ समझ नहीं पाती और नाडी को समझाने के लिए विंग्स ऑफ इनकार्नेशन उस मरे हुए बीस्ट के पास जाकर उस ब्रांच का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को फिर से जिंदा करने लगता है। साथ ही में वह ये भी कहता है कि ह्यूमन और सुपर ह्यूमन के बीच एक बहुत बड़ा गैप है और वह उस गैप को खत्म करके इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहता है। डिवाइन ट्री का ब्रांच अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर विंग्स ऑफ इनकार्नेशन उस बच्चे से उसका नाम पूछता है और वह अपना नाम जिस बताते हुए विंग्स ऑफ इनकार्नेशन की तरफ देखते हुए हंसता है। वही अनांता और बीहॉन की फाइट जोर जोर से चल रही थी। वह दोनों ही अपनी पूरी पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो अनांता का अटैक था वह बीहॉन को पीछे हटने में मजबूर कर देता है। और जितनी ये लंबी फाइट चल रही है, अनांता अपनी पावर्स को उतना ही ज्यादा डेवलप कर रहा है। अनांता की इस डिमोनिक पावर से अब बर्नहार्ड का भी सामना करना मुश्किल था। फिर अनांता अपने विंग्स को फैलाकर टेम्पल की छत को तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है। यहाँ पर अनांता को इतना कुछ करते देख जिस काफी गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था, तभी विंग्स ऑफ इनकार्नेशन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनांता अपने मुंह से अपने फायर को निकालते हुए अपना अटैक रेडी करता है, जिसका नाम है सेलेस्टियल जेड अब्लेज। अनांता उस रेडी करे हुए अटैक को टेम्पल के ऊपर फेंक देता है जहाँ पे विंग्स ऑफ इनकार्नेशन मौजूद था। विंग्स ऑफ इनकार्नेशन उस अटैक को अपनी तरफ आते देख कहता है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की? अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो कि हम पर अटैक कर सके। ये कहते हुए विंग्स ऑफ इनकार्नेशन अपनी पावर से एक चमकती हुई रोशनी अनांता की तरफ शूट करता है, जो लाइट अटैक अनांता को लग जाता है और उस लाइट की रोशनी पूरे व्हाइट लोटस ट्री में चमक रही थी। रूबी को अनांता की चिंता हो रही होती है और पॉ अपने हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। आखिरकार ये लड़ाई खत्म हुई और व्हाइट लोटस ट्री के ऊपर काफी ज्यादा तबाही मची हुई है, जिसमें कोई शक नहीं ये काम विंग्स ऑफ इनकार्नेशन की पावर्स का है। और जहाँ बात आती है हमारे ट्रम्प कार्ड इनकार्नेशन ऑफ विंगेंस की, वह हार चुका है। उसी समय हम अनांता की बॉडी को देखते हैं, जो कि विंग्स ऑफ इनकार्नेशन के इस भयानक अटैक को खाने के बाद वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है और काफी घायल हालत में जमीन पर नीचे गिर रही होती है। यहाँ से हम अनांता की पास्ट स्टोरी को देखेंगे, जहाँ किसी रेगिस्तान में रूबी हाइना से बच के भाग रहा होता है, तभी एक एक्स उड़ते हुए आकर उस हाइना के सर में जा लगती है
और ये एक्स इफेक्ट के मारी होती है हमारे छोटे अनांता ने। अनांता अपनी दूसरी एक्स से उस हाइना की गर्दन को काट देता है। ये देख के बाकी बचे हाइनास अनांता को देखकर डरने लगते हैं। तभी अनांता चिल्लाते हुए उन सभी भेड़ियों को भगा देता है। और ये रूबी की पहली मुलाकात थी अनांता से, जो कि अनांता रूबी की जान बचाता है। कुछ समय बाद अनांता रेगिस्तान की धूप से बचने के लिए पत्थर के नीचे बैठा होता है। अनांता रूबी से पूछता है, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो ऐसे बॉडी पार्ट्स भी नहीं जिनको मैं भूख में खा सकूं। चलो जाओ यहाँ से निकलो, मैंने तुम्हारी कोई जान मान नहीं बचाई। अनांता की बात सुनकर रूबी काफी गुस्से में उसके ऊपर अपनी फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है। ये देखकर अनांता काफी शॉक्ड था कि रूबी के पास फायर ब्रीथिंग की पावर है। तभी जो अनांता की पीछे वाली चट्टान थी वह हिलने लगती है और हम देखते हैं कि वह कोई चट्टान नहीं, एक बड़ा सा बीस्ट राइनो है। क्योंकि रूबी ने अपनी फायर ब्रीथिंग से उसके सेल पर हमला किया था, तो वह काफी गुस्से में अनांता और रूबी के पीछे पड़ जाता है। तभी अनांता भागते हुए उस टनल से नीचे कूदकर राइनो से बच जाता है। लेकिन इतनी जल्दबाजी में अनांता ध्यान नहीं देता कि कोई शख्स उसके सामने बैठा है। अनांता बीस्ट राइनो से कहता है, तो तुम यहाँ से नहीं कूद सकते। अनांता रूबी को अपने सर से नीचे उतार कर अपनी एक्स निकाल के उसको चैलेंज करता है, अगर उसमें दम है तो आकर अनांता से फाइट करे। वह उस बीस्ट राइनो को दिखा के रहेगा कि आखिर ब्लैक ड्रैगन की डिसेंडेंट की क्या पावर होती है। ब्लैक ड्रैगन का डिसेंडेंट ये बात सुनकर वे अननोन पर्सन अनांता के पास आकर अपने झोले को उतारता है और हम देखते हैं वह शख्स होता है विंग्स ऑफ इनकारनेशन। वह उस राइनो की तरफ देखते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उसको वहाँ से भेज देता है। और जब वे विंग्स ऑफ इनकारनेशन से मिला तो अनांता की पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद हम अनांता के कबीले को देखते हैं, जो कि उससे पूछ रहे होते हैं आखिर वह इस तरीके से गाँव को छोड़ के क्यों भाग जाता है। अनांता उन सभी से माफी मांगते हुए अपने कबीले के अंदर विंग्स ऑफ इनकारनेशन को भी लाया था। तभी कोई अनांता का नाम चिल्लाता है और हम देखते हैं वह होती है अनांता की बड़ी बहन, जो कि उससे कह रही होती है, आखिर तुम गांव को ऐसे छोड़कर इतना दूर दूर क्यों जाते हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? फिर उसकी नजर रूबी पे जाती है, जिसके बारे में अनांता बताता है कि ये क्रिएचर उसके साथ ही यहाँ पर आ गया। और फिर वह अनांता के साथ विंग्स ऑफ इनकारनेशन को देख के पूछती है, आखिर ये कौन है? अनांता विंग्स ऑफ इनकारनेशन को मास्टर कहते हुए अपनी बड़ी बहन को इंट्रोड्यूस कराता है, जिसका नाम है आशिता। तभी अचानक से आशिता खांसती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर अनांता काफी डरते हुए उसको घर चलने के लिए बोलता है दवाइयां लेने के लिए। कुछ समय बाद अनांता विंग्स ऑफ इनकारनेशन को कबीले के सरपंच के पास ले आता है, जो कि विंग्स ऑफ इनकारनेशन को खाना ऑफर करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अनांता की बड़ी बहन की मदद करी। उन्होंने आज तक किसी भी अजनबी को गाँव में नहीं घुसने दिया, क्योंकि उसने गाँव के एक सदस्य की जान बचाई है। तो वे विंग्स ऑफ इनकारनेशन को अवार्ड देते हैं, जब तक वे चाहे गाँव के अंदर ठहर सकता है। और विंग्स ऑफ इनकारनेशन ने सरपंच को अपना नाम रियू बताया होता है। वह खुद भी काफी शुक्रगुजार था कि सरपंच ने उनको यहाँ पे ठहरने की इजाजत दी है। लेकिन वही रूबी को विंग्स ऑफ इनकारनेशन के अंदर कुछ गड़बड़ी लग रही होती है। सरपंच अनांता को ड्यूटी देते हैं, जब तक रियू यहाँ पर है तब तक अनांता को उसको गाइड करना होगा। साथ ही में वह रियू से पूछते हैं कि आखिर उसका इस रेगिस्तान के अंदर कैसे आना हुआ। रियू बताता है कि वे एक एक्सप्लोरर है, जो कि जियोग्राफी और बीस्ट इनकारनेशंस पर रिसर्च करता है। सरपंच को साबित करने के लिए वे अपने साथ में लाए हुए मैप को उनको दिखाता है, जिसमें वह एम्पायर ईस्ट, नॉर्थ आइस कैप और वेस्टर्न फॉरेस्ट जैसी जगहों पे सफर कर चुका है। वह इस रेगिस्तान में इसलिए आया क्योंकि वह यहाँ के देवता को ढूंढ रहा है, जो कि है ब्लैक ड्रैगन आजी दहका। ये उन 5 ताकतवर बीस्ट में से एक है जिनको गॉड ने अपनी पावर दी थी। और कुल मिलाकर इस वर्ल्ड में सिर्फ 6 ही ताकतवर इनकारनेशंस है, जिनमें से सबसे ग्रेटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट आजी दहका ब्लैक ड्रैगन को माना जाता है, जो कि एक डिमोनिक इनकारनेशन है। कुछ समय बाद रियू को उस गांव में बिताए हुए 1 हफ्ते का वक्त हो जाता है और वह आशिता को एक दवाई बनाते हुए कहता है कि ये दवाई उसने सेलेस्टियल एम्पायर में बनाना सीखी थी। इस दवा से बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और अनांता की बहन को भी इस दवा को पीकर राहत मिलती है। इस दवा के लिए आशिता रियू की शुक्रगुजार है। रियू वहाँ से उठते हुए अनांता और आशिता को बताता है कि वह यहाँ से जा रहा है अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए। और रियू के पूछने पर अनांता भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अनांता अपनी बड़ी बहन से परमिशन लेकर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसकी बहन उसको रोकते हुए कहती है, अनांता अपनी जर्नी से सुरक्षित वापस आना। अनांता हंसते हुए अपनी बड़ी बहन को यकीन दिलाता है कि वह घर पर सुरक्षित वापस आएगा। और जब अनांता गांव से बाहर जा रहा होता है तो सभी गांव के लोग रियू और अनांता को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उनका इस तरीके से देखना अनांता को सही नहीं लगता। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। कुछ समय बाद अनांता गांव के ही पास लेक पर मछली पकड़ने के बाद उनको रियू के साथ बॉनफायर जलाकर पका रहा होता है। अनांता रियू से पूछता है, मास्टर आपको गाँव में ठहरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है, अब तक आपकी रिसर्च कैसी चल रही है? रियू बताता है कि अब तक उसने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, सिवाय इस चीज के कि उसको ब्लैक ड्रैगन के डिसेंडेंट के बारे में पता चला है। फिर हमें
हमें अनांता की कबीले की हिस्ट्री बताई जाती है, जहाँ पे उनके कबीले में फॉरेनर्स ने हमला किया था, जहाँ पर गांव के बड़े बुजुर्गों ने ब्लैक ड्रैगन की ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी फॉरेनर्स को गांव से भगा दिया था। और अनांता और गांव के सभी लोग उन वॉरियर्स के डिसेंडेंट हैं जो लोग ब्लैक ड्रैगन की ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन आज उन सभी लोगों को बस यही याद है कि वे ब्लैक ड्रैगन के डिसेंडेंट है और वे लोग इस कहानी को धीरे धीरे करके भूल रहे हैं। डर इस बात का है कि वे पूरी तरीके से ब्लैक ड्रैगन के इतिहास को भूल न जाए। अनांता भी ये बात कंफर्म करता है कि ब्लैक ड्रैगन तो उसके लिए भी एक इमेजिनेशन है। तभी रियो अनांता से पूछता है कि तुम अपनी बड़ी बहन को ना बताते हुए सीक्रेटली हंटिंग पे जाते हो ना? मैंने तुम्हारी बॉडी पे लगे सभी चोटों को नोटिस तो किया, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन के सामने रिएक्ट नहीं किया। तुम्हारे ये सारे चोट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बड़ी बहन तुमको पकड़ लेगी। मुझे जरा बताओगे इसके पीछे का कारण क्या है? अनांता रियो को बताने से पहले इस बात को सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। वह नहीं चाहता कि उसकी बहन बेवजह ही उसकी परवाह करे। बात यह है कि जल्दी ही इस डेजर्ट में सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियां आने से पहले वह अपने और अपनी बहन के लिए शिकार कर रहा है ताकि उन्हें सर्दियों के समय स्ट्रगल ना करना पड़े। जब अनांता छोटा बच्चा था तो उसने बचपन से ही अपने माता पिता को नहीं देखा क्योंकि उन दोनों की डेथ किसी बीमारी के चलते हो गई और बचपन से लेके अब तक उसका ध्यान उसकी बड़ी बहन ने रखा है। आशिता हमेशा अपने काम और मेरा ध्यान रखने में बिजी रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ इन सर्दियों में मैं उसको एक गिफ्ट दूं जिसे देखकर वह मुझ पर प्राउड फील करे। रियो पूछता है तुम्हारी एज को देखते हुए ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही जोखिम नहीं है? अनांता हंसते हुए जवाब देता है इसमें क्या जोखिम, ये सब तो वह अपने परिवार के लिए कर रहा है। इन सब बातों को साइड रखते हुए अनांता रियो से पूछता है आखिर आप फर्स्ट इंकारनेशन फॉर्म के बारे में इतनी ज्यादा रिसर्च क्यों कर रहे हो? रियो बताता है डिवाइन रिवेलेशंस के कारण। इस दुनिया में जितने भी सोर्स है वे सारे 6 इंकारनेशन फॉर्म्स की पावर से जुड़े हुए हैं। अगर किसी के पास वे सारे के सारे सोर्स आ गए तो उस शख्स की पावर गॉड के जितनी होगी। उन सभी सोर्स को हासिल करने के बाद अगर वह शख्स चाहे तो एक पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। अनांता रियो की बात सुनकर कहता है अच्छा आप उस ओल्ड स्केल के बारे में बात कर रहे हो? अनांता की मुंह से ओल्ड स्केल सुनकर रियो एकदम हैरान होते हुए कहता है क्या ओल्ड स्केल, इसका मतलब तुम इस कहानी के बारे में जानते हो? अनांता बताता है कि जब वह छोटा था तो इसके बारे में उसकी बहन ने उसको बताया था। जब हमारे कबीलों वालों ने ब्लैक ड्रैगन की ताकत का इस्तेमाल करके सभी फॉरेनर्स को मारकर भगा दिया था, उन सब में जो ब्लैक ड्रैगन का गुस्सा था वह बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। उसने पूरे लाल रेगिस्तान को पूरे राख में बदल दिया। अपने गुस्से को शांत करने के बाद ब्लैक ड्रैगन हमारे एंसेस्टर्स को अपनी ताकत से भरा एक डिवाइन स्केल सौंपता है। हमारे एंसेस्टर्स को अपनी ताकत से भरा सोर्स देकर ब्लैक ड्रैगन एक गहरी नींद में सो गया। उसके बाद हमारे एंसेस्टर्स ने एक टेंपल बनाया जिसको ड्रैगन गॉड्स के नाम से जाना जाता है। टेंपल के अंदर सोर्स रखने के बाद हमारे एंसेस्टर्स ने वहाँ पर इलाइट वॉरियर्स खड़े कर दिए सोर्स की रक्षा करने के लिए। रियो अनांता से और कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन अनांता मना कर देता है क्योंकि रियो उसका मास्टर है। तभी अनांता ने अपने कबीले के सीक्रेट्स के बारे में उसको बताया, वरना ये इन्फॉर्मेशन बाहर के लोगों को नहीं बताई जाती क्योंकि हमारे कबीले के सरपंच ने मुझे ऑर्डर दिया है आपको गाइड करने का। तो आप बताइए अब आप कहाँ जाना चाहते हो जहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकूँ? रियो कहता है एक जगह है जहाँ पे जाने से तुम मुझे गाइड कर सकते हो। यहाँ से हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे रूबी पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते थक चुका है। अनांता उसको उठाकर अपने कंधे पे रख लेता है। फिर अनांता की आंखों में सूरज की रोशनी आके लगती है और सूरज को देखते हुए अनांता के सामने खड़ा रियो अनांता से कहता है कि मेरा एक सपना है कि मैं इस दुनिया को गॉड के स्वर्ग के जैसा सुंदर बनाऊं और मैं अपने इस सपने को किसी भी हालत में पूरा करके रहूंगा। इसका मतलब है कि इस दुनिया के लोग मेरे खिलाफ खड़े होंगे। अनांता रियो से उसकी बात का मतलब पूछता है लेकिन इससे पहले ही रियो अनांता के कान भरना शुरू कर देता है कि कभी तुम्हें शक हुआ कि तुम्हारी बहन को एक रहस्यमय बीमारी कैसे लगी? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इसका कारण है ब्लैक ड्रैगन का कर्स। अनांता डरते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर रियो बोलता है कि आखिर तुम ब्लैक ड्रैगन के बारे में जानते क्या हो? आजीदा का ब्लैक ड्रैगन डिमोनिक गॉड का सर्वेंट है। ऐसा डिमोनिक गॉड जो कि लोगों को कर्ज करके उनको बीमार या फिर जिंदा मार देता है। सच तो यह है कि ब्लैक ड्रैगन का इंकारनेशन कभी गॉड के हाथों हुआ ही नहीं था, वह हुआ था इविल डीमन के हाथों। एक बार खुद सोच के देखो, बिना किसी रीजन के ब्लैक ड्रैगन तुम्हें डिवाइन रिवेलेशन क्यों सौंपेगा? सच तो यह है कि ब्लैक ड्रैगन तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है अपने इविल गॉड की परंपराओं को निभाने के लिए। उसी समय रूबी को भी रियो की ये सारी झूठी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। रियो एक बार फिर अनांता से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को ब्लैक ड्रैगन ने अपने इविल गॉड के लिए कर्ज किया था, तभी उन्हों को ये अनजान बीमारी लगी और वे मारे गए। सोच के देखो, इस दुनिया में तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन है और वो भी इसी ही बीमारी से जूझ रही है। अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ब्लैक ड्रैगन तुम्हारी बहन को कर्ज करके तुमसे छीन लेगा। यहाँ से हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे आशिता उठ के देखती है कि अनांता अब तक घर वापस नहीं आया।
उसको अनांता की चिंता हो रही थी और वे कम्बल ओढ़कर बाहर निकलते हुए कहती है, आखिर अनांता इतनी ठंड में कहाँ होगा। अब यहाँ से हम ड्रैगन गॉर्ज का सीन देखते हैं, जहाँ पे दो वॉरियर्स ड्रैगन गॉर्ज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी एक वॉरियर अपने सामने देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? कोई भी अनजान व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता। वहीं रुक जाओ, वरना हमें मजबूरन तुम पर हमला करना पड़ेगा। लेकिन रियू उसकी बात ना सुनकर टेम्पल की तरफ बढ़ने लगता है। वे अपने बड़े से स्पीयर पे रियू पे हमला करने बढ़ता, लेकिन उससे पहले ही रियू उसके स्पीयर को पकड़ के उसकी गर्दन पर लात मारकर उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। दूसरे खड़ा उसका साथी ये सब कुछ देख रहा था, इससे पहले वे कुछ कर पाता। रियू काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़कर अपना पंच उसके ऊपर दे मारता है। उन दोनों वॉरियर्स को निपटाने के बाद रियू अपने पीछे देखते हुए कहता है, अब तुम बाहर आ सकते हो। जैसे ही अनांता चट्टान में छिपा बाहर आता है तो हम उसके हाथों में एक व्हाइट कलर का शाइनिंग फ्लावर देखते हैं। अनांता को रियू की ताकत देख के हैरानी होती है कि रियू इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने यहाँ के इलाइट वॉरियर्स को भी हरा दिया। वहीं रियू हंसते हुए अनांता को जल्दी चलने बोलता है, क्योंकि अंदर और भी वॉरियर्स है जिनको ठिकाने लगाना है। टेम्पल के अंदर के सभी वॉरियर्स को हराने के बाद रियू और अनांता टेम्पल के स्केल तक पहुँच जाते हैं। फिर जो अनांता के हाथों में फ्लावर था वे स्केल के सामने आते ही अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। इसका मतलब अनांता रियू से पूछता है, लेकिन रियू अजीब तरीके से हंसते हुए अनांता से कहता है कि उसको डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। उस स्केल को खोलते ही उसमें से चमकती हुई रोशनी बाहर आती है और अनांता उसके अंदर डिवाइन रिवेलेशन का एक सोर्स देखता है। ये वही सोर्स है जिसे ब्लैक ड्रैगन ने उसके एंसेस्टर्स को दिया था। और रियू कहता है, ये क्या, इस सोर्स को तो उल्टे तरीके से अरेंज किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो लड़के, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं इस तक कभी नहीं पहुंच पाता। और रूबी भी समझ जाता है कि अनांता से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अनांता रियू से कहता है, जैसे कि आपने कहा था, क्या अब मेरी बहन ठीक हो जाएगी? मास्टर, मैं सबसे ज्यादा आप पे भरोसा करता हूँ, क्या मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं करती? तभी रियू अनांता के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, आखिर तुम इंसान इतने बेवकूफ क्रिएचर क्यों हो? रियू की बात सुनकर अनांता हैरान होते हुए रियू के चेहरे की तरफ देखता है, जहाँ पे उसका आधा चेहरा डीमन की तरह लग रहा है। और वह अनांता के हाथ को कस के पकड़कर उसके हाथ के फ्लावर को सोर्स की तरफ टच करवा देता है। फ्लावर टच होते ही वहाँ पर रोशनी फैलने लगती है और वे रोशनी टेम्पल को भी तोड़कर आसमान की तरफ जाती है। और इस रोशनी को देख आसिता समझ जाती है कि ये रोशनी तो ड्रैगन गॉड से आ रही है। उसके बाद वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है और वहीं जमीन के अंदर जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन अपनी गहरी नींद में व्यस्त था, उसकी तुरंत ही आंखें खुलती है और वह अपने दोनों पंखों को फैलाकर जमीन को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। गांव के लोग भी अपनी झोपड़ी से आकर देखते हैं अचानक से अर्थक्वेक कहां से आया। और तभी एक बंदा ऊपर की तरफ इशारा करते हुए ब्लैक ड्रैगन को दिखाता है और आसमान में उड़ता ब्लैक ड्रैगन उस रोशनी को फॉलो करते हुए सोच रहा था, आखिर ये किस बेवकूफ की जरूरत हुई जिसने पावर ऑफ द गॉड को चैलेंज दिया। और वही टेम्पल पूरी तरीके से टूटा हुआ था और रूबी भी जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि वही जमीन पे पड़ा अनांता उसके दोनों हाथ कट चुके हैं। इस समय वह मौत की कगार में है। वह रूबी का नाम लेते हुए रियू की तरफ देखता है, जहाँ पे वह उस रोशनी में हाथ डालकर एक मिरेकल को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले वह अपने कपड़ों को फाड़कर उस मिरेकल को बाहर निकाल के उसकी नुकीली साइड को अपनी चेस्ट के अंदर घुसेड़ देता है और उस मिरेकल की सारी पावर रियू के अंदर समा रही होती है। कुछ समय के बाद वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन आजी दहाका पहुँच जाता है। ब्लैक ड्रैगन काफी गुस्से के साथ रियू से कहता है, तुम जानते भी हो अभी जो तुमने किया इसका क्या मतलब है? ड्रैगन रिवर स्केल पर हाथ रखना। मैं हूँ ब्लैक ड्रैगन आजी दहाका, बताओ बेवकूफ इंसान, तुम्हारा नाम क्या है? ब्लैक ड्रैगन की बात को सुनकर रियू अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है, मेरा असली नाम है गियो और मैं हूँ द इनकारनेशन ऑफ द विंग्स। इसके साथ हम गियो के इनकारनेशन फॉर्म को देखते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Let's get this shit.